हेलो बच्चों। जैसे कि कल मैंने आपको मैथ्स क्लास 11 के मैथ के सिलेबस का ओवरव्यू दिया था। आज मैं आपको क्लास 11th का जो हमारा पहला चैप्टर है मैथ का सेट्स, उसका इंट्रोडक्शन आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ। ठीक है। तो ये जो क्लासेस है ये आपकी मैथ की क्लासेस तो कॉमर्स और साइंस के बच्चे दोनों के लिए कॉमन कॉमन रहेगी। ठीक है ना। तो आइए हम सेट्स का जो हमारा पहला चैप्टर है क्लास 11th में उसके इंट्रोडक्शन को शुरू करते हैं। ठीक है। तो देखो, जब इंट्रोडक्शन शुरू करने से पहले एक चीज ध्यान रखना बच्चों कि आप लोग जब इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को पढ़ोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना। ये अगर आपने एक बार इसको अच्छे से समझ लिया तो आपके जितने भी क्वेश्चन है वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है ना। या आगे आने वाले लेक्चर में जो मैं बात करूंगा बहुत सारी चीजें बोलूंगा, जैसे ये क्या है, मेरा फाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट है, सब सेट है, तो आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है ना। क्योंकि ये मेरा क्या है, अभी जो मैं आपको क्या बताऊंगा आज आज मैं आपको इसके बारे में इंट्रोडक्शंस में सारी चीजें बताऊंगा, सेट्स कैसे कैसे होते हैं, किस किस तरह के होते हैं। ठीक है। इसलिए कोई भी क्लास, जब कोई भी नया चैप्टर शुरू होता है, उसकी फर्स्ट क्लास इंट्रोडक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आओ हम देखते हैं कि इसमें जो सेट है ये, इसका डेफिनेशन क्या होता है। देखो, सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ डाटा। क्या है ये? डाटा का कलेक्शन है। ठीक है ना। ऑब्वियसली जो हमारे सेट होते हैं वो किसी भी डाटा का कलेक्शन होता है। नीचे एग्जांपल आएगा तो मैं बताता हूँ एग्जांपल देख के। और इसको हम एक और डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। इट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डाटा। यानी इसमें एक ऐसा डाटा होता है जो काफी अच्छे तरीके से डिफाइन होता है, यानी जिसको हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। ठीक है ना। जैसे मान लो एग्जांपल में सबसे पहला एग्जांपल आ रहा है यहाँ पर, अ पैक ऑफ 52 कार्ड। अब जो मेरे पास एक कार्ड्स के जो पैकेट है, यानी जो ताश के पत्तों का मेरे पास गड्डी है, उसमें क्या है, 52 कार्ड से हम इजीली उसको काउंट कर सकते हैं, है ना। अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, एड नेचुरल नंबर लेस देन 10। मान लो आपके पास नेचुरल नंबर का एक सेट है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा ए सेट है मेरे पास एक नेचुरल नंबर्स का। तो कितने से लेस देन 10, यानी कौन कौन से होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। ये एक मैंने सेट बनाया। अब कह रहा है कि एड नेचुरल नंबर लेस देन 10। अब इन सबको हम जोड़ के यदि मैं यहाँ पर लिख दूंगा, इसके बीच में लिख दूंगा जो भी वैल्यू होगी, तो वो क्या होगा, मेरा नेचुरल नंबर का एक सेट बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, है ना बच्चों। इसको मैं रफ कर देता हूँ। अच्छा, अब आ रहा है यहाँ पर वॉवल्स ऑफ इंग्लिश ए ई आई ओ यू। ये भी क्या है, मेरा एक सेट है। जैसे रुको, अब मैं यहाँ पे इसको एक बार इरेज कर देता हूँ पूरा का पूरा ही। हाँ, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर लिखा ए इक्वल टू, सेट क्या है, ए ई आई ओ यू। ये क्या है आपका, सॉरी बच्चों, ये क्या है, एक सेट है जिसे हम इजिली काउंट कर पा रहे हैं कि इसमें 5 वोवल होते हैं, ए ई आई ओ यू। ठीक है ना। वेल डिफाइंड भी है कि नहीं। अब अगला क्या आ रहा है इसमें, ऑल रिवर ऑफ इंडिया। अब इंडिया में मान लो बहुत सारे रिवर हैं, उसके अगर मैं एक सेट में नाम लिख दूं, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, है ना, तो ये सारे क्या है, मेरे पास इंडिया की रिवर है जिसे हम काउंट कर सकते हैं। काउंट कर सकते हो, नहीं कर सकते भाई, इंडिया की रिवर हर कोई काउंट कर लेगा, हर कोई नाम बता देगा। ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, एक कलेक्शन ऑफ डाटा होता है जो कि वेल डिफाइंड होता है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं, सेट्स कहते हैं। अच्छा, अब हम आगे देखते हैं। तो सेट्स में मेरे पास क्या है, फॉर्म्स ऑफ सेट्स है। कितने फॉर्म्स होते हैं किसी भी सेट के, हमारे पास 2 फॉर्म होते हैं। कितने फॉर्म, 2 फॉर्म। नीचे आपके सामने यहाँ लिखा है, एक है आपके पास रोस्टर ऑफ टेबुलर फॉर्म। क्या है, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। तो रोस्टर और टेबुलर फॉर्म कैसा होता है हमारे सेट का, मान लो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, अभी थोड़ी देर पहले लिखा था वोवल्स इंग्लिश का, ठीक है ना। उसी को मैं दोबारा लिख के आपको दिखाता हूं। यानी ए ई आई ओ यू, ये क्या है, मेरे पास एक सेट है। जब हम किसी भी सेट में किसी भी डाटा को ऐसे कोमा लगाकर लिखते हैं, ऐसे कोमा लगाकर लिखते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, हम रोस्टर या टेबुलर फॉर्म कहते हैं सेट का। देखो यहाँ पे वही लिखा है, इन रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट आर बीइंग सेपरेटेड बाय कोमास। कोमास को थोड़ा सा ठीक कर लेना बच्चों, एंड आर इनक्लोज्ड विद इन मिडिल ब्रेसेस। देखो, इसके इसी को मिडिल ब्रेसेस कहा गया है, जो ये ब्रैकेट मैंने बनाया है। ठीक है ना। इसके थ्रू, इसके बीच में जितने भी आपके पास डाटा होंगे, वो जो कोमा से सेपरेट किए गए हैं, यही क्या है मेरे पास, यही मेरे रोस्टर और टेबुलर फॉर्म है।
ठीक है ना। अगला क्या है मेरे पास यहाँ पर, सेट बिल्डर फॉर्म। क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। देखो सेट बिल्डर फॉर्म किसे कहेंगे, जैसे मान लो मेरे पास ए सेट है, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ ए सेट में, कि मैंने मान लिया कि जो ए बी सी डी है ये क्या है मेरे पास, ए ई आई यू वोवल है, ठीक है। अब इसको मुझे ऐसे लिखना है, एक्स, सबको मैंने एक्स सेलेक्ट कर लिया, ठीक है ना। उसको मैं पहले लिख दूंगा एक्स, फिर कोलन लगाऊंगा, ठीक है ना। उसके बाद दोबारा एक्स लिखूंगा। अब ये जो एक्स मेरे वोवल थे ना यहाँ पर, जो एक्स मेरे वोवल है यहाँ पर, ये जिसको मैंने लेट किया है ए सेट के अंदर, उसी की इंफॉर्मेशन में आगे कोलन लगा के लिख दूंगा, एक्स इज वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट, इन इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, एक सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगा, किसका, सेट का, ठीक है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, सेट की डेफिनेशन, दो फॉर्म्स होते हैं हमारे प्रेजेंट करने के सेट को, एक रोस्टर फॉर्म होता है, एक सेट बिल्डर फॉर्म होता है, ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं इसके अगले पेज पर, ठीक है बच्चों। इरेज कर देता हूं सभी इंक्स को यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर मेरे पास क्या आ रहा है, बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू सेट का आ रहा है। कैसा आ रहा है, बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू। अच्छा बच्चों ये होता क्या है, देखो मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, ए सेट है जिसके अंदर वोवल्स दिए हुए हैं ए ई आई ओ यू, ठीक है ना। फिर मैंने नीचे यहाँ पर कुछ लिखा है, ए इज अ एलिमेंट ऑफ सेट ए, जो ये ए है, ये सेट ए का एलिमेंट है कि नहीं, है ना। तो ये क्या कर रहा है, इस सेट ए से बिलोंग कर रहा है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, ए बिलोंग्स टू सेट ए, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। हाँ जी। अच्छा फिर नीचे मैंने एक और लाइन लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है मैंने, बी इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट ए, बी डजंट बिलोंग टू, बिलोंग की स्पेलिंग ठीक कर लेना बच्चों यहाँ पर, बी डजंट बिलोंग टू सेट ए। अब देखो इस सेट में यहाँ पर कहीं भी आपको दिख रहा है कि ए ई आई ओ यू में बी है, नहीं है ना, तो ये बिलोंग करेगा इससे सेट ए से, नहीं करेगा। तो उसको हम कैसे लिख के दिखा सकते हैं, बी डजंट बिलोंग टू, ए बिलोंग टू में ऐसे निशान लगा दें, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, डजंट बिलोंग टू का एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, और ये मेरा बिलोंग्स टू का एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ जी। अब हम आगे बढ़ते हैं, एम्प्टी सेट, ठीक है बच्चों। कोई भी अगर आपको डाउट आ रहा है किसी भी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट जरूर करें, आपके कमेंट को मैं पढ़ता हूं, ठीक है ना। जिससे क्या होगा, मैं अगले जो भी मेरी क्लास होगी या जब भी मैं डाउट सेशन रखूंगा, वहां पे आपके कमेंट में जितने भी डाउट होंगे मैं सॉल्व कर दूंगा उसको, ठीक है। अब देखो एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट क्या है, यहाँ पर एम्प्टी सेट का मतलब नाम से क्या समझ में आ रहा है, ऐसा सेट जो खाली होता है, ऐसा सेट जो खाली होता है उसको हम क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट कहते हैं, ठीक है ना। तो जैसे मान लो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इफ अ सेट कंटेन नो एलिमेंट देन सेट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट, यानी ऐसा सेट जिसके अंदर कुछ भी एलिमेंट ना हो वो एम्प्टी सेट होगा। इसे हम नल सेट भी कहते हैं, इसे हम वॉइड सेट भी कहते हैं, ठीक है ना। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं फाई से, या एक ऐसे ब्लैंक ब्रैकेट के साथ, ठीक है। फाई लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, पर ऐसे कभी मत लिख देना। मान लो आपने मिडिल ब्रेसेस के अंदर इसको शो कर दिया फाई को ऐसे, ये गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है। तो फाई या ऐसे मिडिल ब्रेसेस, ठीक है ना। अच्छा नीचे मैंने एग्जांपल लिखा है, कह रहा है x कोलन x इज इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। अच्छा बताओ बच्चों कि 2 से बड़ा कोई भी इवन प्राइम नंबर हो सकता है क्या, 2 से बड़ा कोई भी इवन प्राइम नंबर नहीं ना। 2 ही एक ऐसा नंबर है, ऐसा ही पूरे यूनिवर्स में एक ऐसा ही एक नंबर 2 है अभी तक, कि जो इवन भी है प्राइम भी है ना। ना ही इसके अलावा कोई और नंबर इवन और प्राइम है, ना ही इससे पहले कोई इवन और प्राइम नंबर था, नहीं ना। तो 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और जो प्राइम भी है, तो इससे बड़ा तो कोई होगा ही नहीं नंबर, और ना ही इससे छोटा भी कोई नंबर होगा। तो ऐसा कोई क्या सेट बन सकता है, नहीं बन सकता ना। तो ऐसे केस में जो ऐसे ऑप्शन होते हैं, जैसे मान लो टिक मार्क करने के लिए आ गया, आपने एक ऊपर ऑप्शन नीचे आपको वो लिख के दे दिया, कोई भी सेंटेंस, जैसे मान लो वो ये सेंटेंस ही है, a इक्वल टू x कोलन x इज इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2, बताओ ये कौन सा सेट होगा। अब आपको नीचे ऑप्शन दे देगा, एम्प्टी सेट, सब सेट, इंटरसेक्शन सेट, वो सारे ऑप्शन दे सकता है ना। तो हमें ध्यान रखना है कि जो मेरा 2 है
वो इवन प्राइम नंबर होता है और इससे बड़ा कोई भी हमारे पास नंबर नहीं होता 2 से बड़ा इवन प्राइम नंबर, क्योंकि 2 एक अकेला ही नंबर है जो इवन है और प्राइम है कि नहीं। तो इसके केस में हमारा कोई भी आएगा ही नहीं, इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं आएगी, तो देखो एम्प्टी हो गया, कुछ आया ही नहीं, है ना। इसके सिंबल को मैंने ही बताया, ऐसे शो करते हैं। ठीक है, समझ में आया। हाँ, तो हम आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्या आ रहा है मेरे पास, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट, देखो नाम से समझ में आ रहा है, जो जिसे हम, जो मुझे इजीली समझ में आए फाइनाइट, उसको ऐसे याद करने का तरीका जो समझ में ना आए इनफाइनाइट, यानी जिससे हम काउंट कर सके, वो क्या है मेरे पास, फाइनाइट सेट है। जिसे हम काउंट ना कर सके, वो क्या है मेरे पास, इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, जैसे मान लो वोवल्स ऑफ इंग्लिश, इसे मैं काउंट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। मान लो मैंने यहां लिखा ए ई आई ओ यू, काउंट कर सकता हूं नहीं कर सकता, 1 2 3 4 5, इजिली हो रहा है। ये एग्जांपल समझाना आसान होता है, इसलिए मैं बार बार वोवल्स के एग्जांपल दे रहा हूं बच्चों। ठीक है ना, घबराना नहीं कि सर एक ही एग्जांपल समझा रहे हैं तो कंफ्यूजन नहीं होगी एग्जाम में, तो कंफ्यूजन हो सकता है एग्जाम में, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आपको अभी मैं जैसे चैप्टर के अंदर के क्वेश्चन कराऊंगा कल से, तो आपको सारे क्वेश्चन समझ में भी आएंगे। ठीक है, तो फाइनाइट सेट आर दोज सेट इन विच वी कैन इजिली काउंट द डेटा। तो दिस इज अ सेट इन विच वी कैन काउंट ऑल द डेटा एंड ऑब्जेक्ट ऑफ सेट। तो ये क्या है मेरे, फाइनाइट सेट। ठीक है, अब आ रहा है इनफाइनाइट सेट, कह रहा है दिस इज अ सेट इन विच वी कैन नॉट फिनिश और काउंट डाटा। ऐसा डाटा जो ना ही फिनिश हो सकता है और ना ही काउंट हो सकता है। मान लो मैंने एक नंबर लाइन यहाँ ड्रॉ किया, मैंने बोला बच्चों इस पर क्या करो, इस पे नंबर तुम लोग ड्रॉ करो। ठीक है ना, तो कोई मान लो यहाँ पर 20 लिख देगा, कोई 100 लिख देगा, कोई 1000 लिख देगा, मैं कहता हूं कोई ऐसा होगा जो 10,000 भी लिख देगा। तो देखो फिक्स नहीं है ना, पॉइंट ऑन लाइन, कहीं भी वो पॉइंट डाल सकता है, कहीं भी कोई भी नंबर लिख सकता है, इस लाइन पर लिख सकता है कि नहीं लिख सकता। तो इसे तो हम काउंट ही नहीं कर सकते, क्योंकि तो आगे बढ़ता चला जाएगा या नीचे होता चला जाएगा, माइनस में भी जा सकता है, और ये फिनिश भी नहीं होगा कभी, है ना। अब मान लो एक सर्कल है, मैंने तो दूसरा एग्जांपल समझाया लाइन वाला, पहला एग्जांपल क्या है, सर्कल, पॉइंट ऑफ सर्कल, पॉइंट ऑन सर्कल आएगा यहाँ पर बच्चों। ठीक है, तो जैसे मान लो ये सर्कल मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, ठीक है ना, थोड़ा अच्छा बना देते हैं, देखता हूँ बना पाता हूँ कि नहीं। कोई नहीं बच्चों, इसको ऐसे समझो, मान लो ये सर्कल मैंने ड्रॉ किया, ठीक है ना, जो मैंने सर्कल ड्रॉ किया, मैंने कहा इसमें पॉइंट लगाओ, मान लो मैंने यहाँ पॉइंट लगा दिया, मान लो मैंने यहाँ पॉइंट लगा दिया, ओहो बच्चों ये क्या हो रहा है, स्लाइड चेंज हो गई। मान लो किसी ने यहाँ पॉइंट लगाया, इंक इंक सॉरी बच्चों, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ अभी चल रहा है। मान लो मैंने यहाँ पॉइंट लगा दिया, किसी ने यहाँ पॉइंट लगा दिया, किसी ने यहाँ पॉइंट लगा दिया सर्कल पे, किसी ने यहाँ लगा दिया, 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 किसी ने यहाँ लगा दिया पॉइंट, है ना, यहाँ अपलोड कर दिया। तो क्या फिक्स है पॉइंट, नहीं है ना, कोई भी कहीं भी लगा सकता है। तो देखो फिनिश ही नहीं होगा, और ना ही इसे हम काउंट कर सकते हैं। अनगिनत इसमें क्या बन सकते हैं, हमारे पॉइंट्स प्लॉट हो सकते हैं। ठीक है, तो अब जैसे मैं इसको रफ कर देता हूं, अब देखो नीचे यहाँ पे क्या कह रहा है, इक्वल सेट, क्या आ रहा है, इक्वल सेट कह रहा है, कंसीडर टू सेट ए एंड बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए ऑल्सो एलिमेंट ऑफ सेट बी एंड इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी ऑल्सो एलिमेंट ऑफ सेट ए, देन सेट ए एंड बी आर इक्वल सेट। बोल रहे हो सर ने क्या ए बी ए बी ए बी ए बी कर दिया, ये जगह जगह, समझ तो आया नहीं, अभी समझ में आएगा। देखो मान लो ए सेट में कुछ ऐसे नंबर लिखे हैं और बी सेट में कुछ ऐसे नंबर लिखे हैं, यानी ऐसे दो सेट जिसमें एक सेट में जो नंबर है वही नंबर दूसरे सेट में भी है, तो वो हमारे क्या होते हैं, इक्वल सेट होते हैं। फिर हमें इससे कोई मतलब नहीं कि वो नंबर आगे पीछे करके लिखे हुए हैं। ठीक है ना, जैसे देखो यहाँ पे 1 2 3 4 है, यहाँ पे पहले 2 ले लिया बी सेट में, देखो ए सेट में सीक्वेंस में लिखा है, बी सेट में देखो पहले 2 लिख दिया, फिर 3 लिख दिया, फिर 4, फिर 1 वाला लास्ट 1 को लास्ट में लिख दिया। तो मुझे इससे मैटर नहीं है कि कौन सी चीज को पहले लिखा, कौन सी चीज को बाद में लिखा, बस मैं इतना जानता हूं इक्वल सेट वो सेट होता है कि जो ए में एलिमेंट है वो एलिमेंट बी में है कि नहीं, तो वो क्या होगा मेरे पास, इक्वल सेट होगा, जिसे हम ऐसे शो करते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब हम अपने अगले पेज पर।
अब आ रहा है सबसेट। सबसेट किसे कहते हैं? देखो, एक ऐसा सेट, ऐसे दो सेट जिसमें एक के नंबर दूसरे सेट में तो होंगे पर दूसरे सेट के सभी नंबर पहले सेट में नहीं होंगे, वो उसका क्या कहलाएगा? सबसेट कहलाएगा। मान लो क्या, जैसे मान लो मैंने यहां लिखा ए सेट में क्या है मेरे पास 1 2 3 4 5 नंबर है, बी सेट में भी देखो 1 2 3 4 5 नंबर है कि नहीं है ना? तो यहां पर 6 और 7 इसमें नहीं आता है। आता है क्या? नहीं आता है। तो मेरे पास ए क्या हो जाएगा? इसका सबसेट हो जाएगा। इसमें ऐसे करके दिखाते हैं इसको, सी लिखकर, ये सबसेट का सिंबल होता है। ठीक है बच्चों, किसका सिंबल होता है? सबसेट का। ठीक से बना देता हूं मैं, ए सबसेट ऑफ बी क्या क्या है भाई? सेम 1 2 3 4 5, यही है। तो ए सबसेट है बी का। ऐसे नहीं लिख सकते हैं यहाँ पर बी सबसेट है ए का, क्योंकि बी के सभी नंबर तो ए में नहीं है ना, तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा। तो पॉसिबल कौन सा है? सिर्फ ये वाला। ठीक है, जब बी के सभी नंबर ए में होते तो बी भी ए का सबसेट होता। ठीक है, पर इस केस में तो यहाँ पे तो ऐसा नहीं है। ए के सभी नंबर बी में तो है पर बी के सभी नंबर ए में नहीं है, इसलिए ए बी का सबसेट है। समझ में आ रहा है ना? हाँ, ठीक है। अब हम समझते हैं इंटरवेल्स को। देखो, मान लो मैंने यहां पर इंटरवल दिया, सबसे पहले मैं क्लोज इंटरवल लेता हूं ए बी का। ठीक है ना? ओके बच्चों, तो क्लोज में मैंने मान लो ये लिखा एक्स 1, 1 की जगह कुछ और ले लेते हैं। मान लो मैंने यहां पे लिखा 4, यहां लिख दिया मैंने 10। अच्छा, ठीक है। तो बताओ इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरे पास, एक मिनट देना बच्चों, उसको थोड़ा सा मैं रेक्टिफाई कर देता हूं ठीक से। मान लो मेरे पास, शुरू से डाटा पूरा ले लेते हैं। मान लो मेरे पास क्या है यहाँ पर 4 है, ठीक है ना, x एंड 10 लिखा मैंने यहाँ पर, इससे हम कहते हैं क्लोज इंटरवल। ठीक है, और ये क्या है? सेट ए है। ठीक है ना? मान लो मैंने यहाँ क्या लिखा, x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 4 एंड लेस देन और इक्वल टू 10। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ए सेट में मेरे पास कौन कौन से नंबर आएंगे? वो सभी नंबर जो 10 और 4 के बीच में आते हैं, और 4 और 10 भी आएंगे। क्यों? क्योंकि इक्वल टू भी है नीचे, देखो, है ना? तो 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, समझ में आया? हाँ जी। अब मान लो मैंने ऐसा लिखा, अगला बी सेट मान लो ले लिया मैंने। मैंने यहां लिखा 4 एंड 10। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ओ सॉरी बच्चों, ये वाला कंसेप्ट अभी नहीं, इसके बाद समझेंगे, अभी ऐसे लगाओ। ठीक है ना? ये होता है मेरा ओपन इंटरवल। ठीक है, जब भी ओपन इंटरवल आएगा तो नीचे इक्वल टू का सिंबल नहीं होगा। जब भी क्लोज इंटरवल होगा, जैसे मैंने यहाँ ऊपर दिखाया है, देखो नीचे इसमें इक्वल टू का भी सिंबल है। तो इक्वल टू का सिंबल यहाँ नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरे पास x लिखा हुआ है वो क्या है? ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन 10। इसका मतलब मैंने इक्वल टू नहीं बोला यहाँ पर, मैंने क्या बोला? x ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन 10। इसका मतलब जो मेरे पास यहाँ b के सेट की वैल्यू बनेगी उसमें 4 और 10 नहीं होगा, उसके अलावा सभी नंबर होंगे, यानी 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अच्छा। अब देखो यहाँ पर, जैसे मान लो मैं सी सेट ले लेता हूं। सी में मैंने क्या लिखा? मान लो इधर मैंने 4 लिख दिया और इधर मैंने इक्वल टू लगाकर ऐसे डाल दिया, यानी एक में क्या है? ओपन ब्रैकेट, एक तरफ क्या है? क्लोज ब्रैकेट। जहां क्लोज है वहां पर देखो कैसा निशान बना हुआ है आपका? ऐसा निशान। ठीक है ना? अब मान लो इस सी सेट में मेरे पास क्या क्या बन के आएगा? इसमें 4 नहीं आएगा, मैंने क्या बोला है? x ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन इक्वल टू 10। तो इसका मतलब सी सेट में कौन कौन सी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास? वैल्यू आ जाएगी
5 6 7 8 9 10। ओहो, पर बच्चों मैंने 10 लिख दिया है ना, इसको ठीक कर लेते हैं। यहाँ पर तो 10 आएगा ही नहीं, है ना, यहाँ पर 10 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया, कोई डाउट तो नहीं है। अब मान लो यही जो मैंने यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगाया और यहाँ ओपन, इसको अगर मैं इंटरचेंज करके यहाँ क्लोज कर दूं, यहाँ पे क्या कर दूं मैं, ओपन कर दूं, तो ये जो इक्वल टू का सिंबल है जहाँ क्लोज होगा उस तरफ चला जाएगा। ठीक है, समझ में आया, कोई डाउट तो नहीं है। ओपन एंड क्लोज इंटरवल में एकदम आसान है ना। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। देखो अब क्या आ रहा है मेरे पास, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ऐसा सेट, ऐसे दो से ज्यादा सेट, ठीक है, दो सेट भी आप ले सकते हो, पर दो से ज्यादा ऐसे सेट होते हैं जहां पर अलग अलग नंबर सभी सेट में होते हैं, फिर उससे हम कंपेयर करके एक और नीचे नया सेट बनाते हैं जिसमें उन सभी सेटों के नंबर होते हैं। ठीक है, पर रिपीटेशन नहीं होता है। क्या बोला, आओ समझते हैं। ए सेट में देखो मेरे पास क्या वैल्यू दी हुई है, 1 2 3। बी सेट में क्या दिया हुआ है, 1 ए बी सी 2। सी सेट में क्या दिया हुआ है, 1 ए बी एफ। ठीक है, अब देखो 1 2 3 यहां पर भी है, 1 2 यहां पर भी है ना। तो जब मैं नीचे यूनिवर्सल सेट बनाऊंगा तो यहां पर मैं 1 2 3 तो लिखूंगा ही। तो जो मैंने एक बार जब 1 2 3 लिख दिया तो दोबारा मैं 1 और 2 यहां से नहीं लूंगा, यहां से मैं ए और ए बी सी ही लूंगा। तो देखो मैंने यहां पर लिख रखा है। ठीक है ना, तो मैंने देखो यहाँ पर 1 तो लिख ही लिया था और ए भी लिख ही लिया था, बचा क्या 5। तो देखो मैंने 5 यहाँ पर लिख दिया है। समझ में आया, हाँ जी। अब हम आते हैं नीचे ऑपरेशन सेट। ऑपरेशन सेट में हमारे पास दो तरह के सेट होते हैं, यूनियन सेट और इंटरसेक्शन सेट। ठीक है ना, यूनियन सेट हम किसे कहते हैं, ऐसे दो सेट जिसमें जो भी ऊपर मैंने समझाया ना, देखो यहाँ पर मान लो ए और बी है, मान लो यही दो सेट है। ठीक है ना, जो नंबर दोनों में आ रहे हैं यहाँ पे उसको मिला के लिख देना विदाउट एनी रिपीटेशन। तो वही चीज यहाँ पर भी है। देखो ए में क्या है 2 4 6 8, बी में क्या है 6 8 10 12। तो 2 4 6 8 मैंने लिख दिया, तो देखो 6 8 मैंने दोबारा नहीं लिखा, 10 और 12 लिख दिया। तो ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं, यूनियन सेट कहते हैं। यूनियन सेट का नोटेशन यू होता है। ठीक है, ए यूनियन बी। ठीक है ना, हम बढ़ते हैं अगले पेज पर। इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट में क्या होता है आपका, कि जो कॉमन नंबर होते हैं, जो कॉमन नंबर होते हैं वही हम इसमें लिखते हैं। और यूनियन सेट का जो नोटेशन होता है वो क्या होता है, ऐसा होता है, उल्टा भी। ठीक है ना, क्या लिखेंगे इसमें हम, कॉमन नंबर। तो कॉमन नंबर कौन से, देखो 2 4 6 8 6 8 10 12 कौन सा है, 6 8 कॉमन नंबर है, तो उसको उठा के यहाँ पे लिख दो। ये क्या है, ए इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन बी। ठीक है ना, तो द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी। ठीक है ना, जो दोनों में कॉमन है उससे मेरा क्या बनता है, इंटरसेक्शन सेट बनता है। ठीक है, अब आ रहा है मेरा डिफरेंसेस ऑफ सेट। इसमें क्या होता है, मान लो जो ए में सेट है और जो बी में सेट है, ठीक है ना, उन दोनों में से जैसे मान लो मैंने ए माइनस बी किया, डिफरेंस का मतलब होता है डिफरेंस करना। डिफरेंस कैसे आएगा, माइनस करके आएगा। ठीक है ना, मान लो मैंने ए माइनस बी किया, है ना, तो जो ए में मेरे पास नंबर होंगे यहाँ पर, ठीक है, और जो बी में नंबर होंगे यहाँ पर, उसमें से हम ए में से बी के नंबर को माइनस कर देंगे। तो देखो यहाँ पर मेरे पास 2 4 6 8 है, यहाँ पर भी मेरे पास 6 8 10 12 है। कॉमन कौन से हैं, ए और बी में 6 8 यहाँ पर है, 6 8 यहाँ पर है। तो ये नंबर मेरा a माइनस बी के डिफरेंस में नहीं आएगा क्योंकि ये कॉमन है। a में से b माइनस करने के बाद बचेगा क्या, 2 और 4 बचेगा ना। तो देखो यहाँ पर मैंने 2 और 4 लिख दिया है। ठीक है, और b माइनस ए के केस में क्या होगा, जो a और b में नहीं, जो a और b में आ रहे होंगे ना, सॉरी बच्चों थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, ठीक करके बता देता हूं मैं। जो ए और बी में जो मेरे पास यहाँ पे सेट बने हुए हैं, ठीक है ना, जैसे मान लो 10 12, यहाँ पे है क्या 10 12 नहीं है ना, तो वही नंबर यहाँ पर आएंगे। यानी b माइनस ए का मतलब होता है कि वो नंबर जो b में तो है पर a में नहीं है वो यहाँ पर आ जाएगा। a माइनस बी का मतलब होता है वो नंबर जो a में तो है पर b में नहीं है वो यहाँ पर आ जाएगा। अभी समझ में आया एकदम इजी तरीके से, दोबारा मैं बता देता हूँ। डिफरेंसेस ऑफ सेट का मतलब क्या होता है, यानी डिफरेंस होते हैं दो सेट का। जब यदि मैं a माइनस बी करता हूं तो a माइनस बी का मतलब होता है कि जो a और b में कॉमन है वो नहीं आएंगे, a में जो नंबर बच जाएगा वो यहाँ पर आएगा। ठीक है ना, a और b में जो नंबर कॉमन नहीं होगा, सीधा ऐसे समझ लो फिर, a और b में जो नंबर कॉमन नहीं होगा वो यहाँ पर आएगा। ठीक है, और b माइनस ए का मतलब
जो ए और बी और ए में कॉमन नहीं होगा वो यहाँ पर आएगा, ठीक है, 10 और 12, ठीक है ना। ए यहाँ पर कंसीडर नहीं होगा, 2 और 4 मत लिख देना यहाँ पर। b माइनस ए का मतलब b की वैल्यू आएगी अगर पहले b लिखा है, तो a माइनस b का मतलब a की वैल्यू आएगी अगर पहले a लिखा है, ठीक है। हाँ जी, अब आता है अगला, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का मतलब क्या होता है, इसमें क्या लिखा है, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A is defined as the set of elements that are in universal set but not contained in set A। यानी ऐसा सेट जो दोनों में कॉमन होते हैं वो नहीं आते हैं इसमें, ठीक है ना। जो कॉमन के अलावा होते हैं वो बनता है हमारा सेट, उसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट सेट। जैसे वहां मैंने लिख रखा है 4 5 6, 1 2 3 कॉमन है दोनों में, 4 5 6 नहीं है, देखो 4 5 6 आ गया, ठीक है, समझ में आया। तो ये था बच्चों हमारा मेरा आज का लेक्चर। कुछ लॉज रह रहे हैं, लॉज हम रनिंग क्लास में कर लेंगे, ठीक है। लॉज में आपको रनिंग क्लास में बता दूंगा। ये मेरा इंट्रोडक्शन था सेट्स के चैप्टर का। अगर आपको ये पूरा इंट्रोडक्शन समझ में आ गया है तो हमें सेट्स का चैप्टर करने में बहुत मजा आएगा, इजी तरीके से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। हाँ, तो सेट जो मेरा कॉम्प्लीमेंट का सिंबल होता है वो ऐसा होता है, सीधी लाइन होती है, ये कोमा नहीं होता ऊपर की तरफ। कंप्यूटर में मेरे पास कोमा दिख रहा था, मैंने कोमा लगा दिया, पर ये ऐसा होता है, ठीक है। तो आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं। ऐसे आप मेरी क्लास को ज्यादा से ज्यादा प्यार दिखाएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जो भी और बच्चे 11th के जो मैथ पढ़ना चाह रहे हैं, 12th की मैथ पढ़ना चाह रहे हैं, 9 10th की भी, उन सबकी वीडियो आएगी मैथ की। तो उन सबको, सबके पास मेरा चैनल भेजें आप। इसी तरह मैं सबके लिए मेहनत करूंगा और आप हम मुझे अपना ऐसी प्यार दिखाएं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे वीडियोस बनाने का, ठीक है बच्चों। तो तब तक के लिए जय हिंद।